नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज हम चर्चा करेंगे जायसे की प्रेम अवधारणा के संबंध में। जैसा कि आपको पता है कि पद्मावत एक प्रेम कहानी है। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि उसमें वर्णित प्रेम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कवियों ने दाम्पत्य प्रेम का वर्णन अपने साहित्य में, अपने काव्य में विभिन्न प्रणालियों से किया है। उनमें से पद्मावत का प्रेम किसके अंतर्गत आता है? सबसे पहले उस प्रेम को लेते हैं जो आदि काव्य रामायण में दिखाया गया है, जिसका विकास विवाह संबंध हो जाने के पीछे और पूर्ण उत्कर्ष जीवन की विकट परिस्थितियों में दिखाई देता है। राम के वन में जाने की तैयारी के साथ ही सीता के मन में प्रेम का प्रारंभ होता है या उदय होता है। सीता हरण होने पर राम के प्रेम की कांति सहसा फूट पड़ती है। वन के जीवन में इस पारंपरिक प्रेम की आनंद विदायनी शक्ति लक्षित है। लंका की चढ़ाई में उनका तेज, साहस और पुरुष, ये प्रेम अत्यंत स्वाभाविक, शुद्ध और निर्मल है। वह विलासिता और कामुकता के रूप में हमारे सामने नहीं आता, बल्कि मनुष्य जीवन के बीच एक मानसिक शक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। उभय पक्ष के सम हो जाने पर भी नायक के पक्ष में कर्तव्य बुद्धि द्वारा संयत सा दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रेम विवाह के पूर्व का होता है। विवाह जिसका फलस्वरूप होता है। इसमें नायक और नायिका संसार क्षेत्र में घूमते फिरते हुए उपवन में, नदी तट पर इत्यादि पर एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं और दोनों में प्रीति हो जाती है। अधिकतर नायक की ओर से नायिका की प्राप्ति का प्रयत्न होता है और इसी प्रयत्न काल में संयोग और वियोग दोनों के अवसरों का सन्निवेश होता है। विवाह हो जाने पर प्राय कथा की समाप्ति हो जाती है। इसमें कई बार घूमते फिरते साक्षात्कार होता है। इसे मनुष्य के आदिम प्राकृतिक जीवन की स्वाभाविकता बनी रहती है। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम आदि की कथा इसी प्रकार की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता और राम के प्रेम का प्रारंभ विवाह के पूर्व दिखाने के लिए जनक की वाटिका में परस्पर साक्षात्कार कराया है। पर साक्षात्कार और विवाह के बीच में थोड़े से अवकाश में परशुराम वाले झमेले को छोड़कर प्रियतन का कोई विस्तार दिखाई नहीं पड़ता। अतः राम कथा को इस दूसरे प्रकार के प्रेम कथा के स्वरूप में हम नहीं रख सकते। तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्राय राजाओं के अंतःपुर उद्यान के भीतर भोगविलास और रंगरस्य के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें सपत्नियों के द्वेष, विदूषक आदि के हास परिहास और राजाओं की भोग विलासिता के दृश्य चित्रित होते हैं। उत्तरकाल में संस्कृत नाटकों में इसी प्रकार की पौरुषहीन, निसार और विलासमय जीवन का प्राय वर्णन मिलता है, जैसे रत्नावली में प्रियदर्शिका, कर्पूर मंजरी आदि में। इनमें नायक कहीं वन में, कहीं पर्वत पर दिखाई देते हैं, पर घर के भीतर ही लुकता छिपता और चौकड़ी बढ़ता ही दिखाई दिया है। चौथे प्रकार का प्यार वो है जो गुण के सुनने से, चित्रों के दर्शन से और स्वप्न दर्शन आदि में बैठे बैठाई उत्पन्न हो जाता है। ये नायक और नायिका के संयोग के लिए प्रयत्नवान रहता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम इसी प्रकार के प्रेम को समझा जा सकता है। इसमें स्त्रियों के प्रयत्न भी विस्तार और उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है। इसकी सूचना भारतेंदु ने पगन में छाले पड़े ना दिव्य के नाले पड़े तब लाल लाले पर रावरे दर्श के से किया है। इस प्रकार चारों प्रेमों का जो वर्णन हमने किया वो पुराने भारतीय साहित्य में है। ध्यान देने की बात यह है कि वीर्य की व्याकुलता और असह्य वेदना स्त्रियों के मध्य पर मटी गई है। प्रेम के वेग की मात्रा स्त्रियों में अधिक दिखाई गई है। नायक के दिन दिन क्षीण होते और वीरताप में भस्म होते सूकर ठट्टी के वर्णन का कवियों में उतना जी नहीं रमा है। बात यह है कि स्त्रियों के श्रृंगारवेश वर्णन करने में पुरुषों को जो आनंद आता है वह पुरुषों की दशा का वर्णन करने में नहीं आता। इसी से स्त्रियों के वीर वर्णन हिंदी काव्य की एक प्रधान अंग बन गया है। ऋतु वर्णन तो केवल इसी की बदौलत बच गया है।
जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम का वर्णन किया है वह चौथे ढंग का प्रेम है। इसमें कुछ विशेषता उनकी तरफ से भी शामिल हो गई है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष है वो गौण है। चुंबन, आलिंगन आदि का वर्णन कवि ने बहुत ही कम किया है, केवल मन का उल्लास और वेदना का कथन अधिक किया है। प्रियतन नायक की ओर से है और कठिनता द्वारा कवि ने नायक प्रेम को नापा है। नायक का यह आदर्श लैला, मजनू, सीरी, फराद आदि और अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है, जिसमें हड्डी की ठट्ठी भर लिए टोक्यो के पहाड़ खोद डालने के लिए आशिक पाए जाते हैं। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीव्र दिखाई देता है और भारत में प्रेम नायिका के प्रेम में। जायसी ने आगे चलकर नायक और नायिका दोनों के प्रेम में तीव्रता समान करके दोनों आदर्शों का एक मेल कर दिया है। राजा रतन सेन तोते के मुंह से या सुए के मुंह से पद्मावती का रूप वर्णन सुन योगी होकर के घर से निकल जाते हैं और मार्ग में अनेक दुखों को झेलते हुए समुद्र पार सिंगल द्वीप पहुँच जाते हैं। उधर पद्मावती भी राजा से प्रेम का सुनकर के वीराग्नि में जल उठती है और साक्षात्कार के लिए बेचैन हो जाती है। तब जब रतन सेन सूली की आज्ञा देते हैं, रतन सेन को जब सूली की आज्ञा प्राप्त होती है तो उसके साथ में वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये प्रेम का एक चित्रण है जो अपने पति के लिए, वो नहीं होने वाले पति के लिए, अभी हुई नहीं है पत्नी, उसके पहले ही वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार का मेल कवि ने किया है। फारसी की मसनवियों का प्रेम एकांतिक, लोक ब्रह्म और आदर्शात्मक होता है। वह संसार की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया जाता, संसार की और सब बातों से अलग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में दिखाया जाता है। उसमें जो घटनाएं आती है वे केवल प्रेम मार्ग की होती है, संसार के व्यवहारों से उत्पन्न नहीं होती। साहस, दृढ़ता, वीरता आदि का कहीं कहीं दिखाई देता है तो प्रेमोन्माद के रूप में या लोक कर्तव्य के रूप में ही नहीं। भारतीय प्रेम पद्धति में आदि में लोक संबंध और व्यवहारिकता थी और पीछे भी अधिकतर वैसी रही है। आदि कवियों के काव्य में प्रेम लोक व्यवहार से कहीं अलग दिखाई नहीं दिया गया है। जीवन और विभागों के सौंदर्य के बीच सौंदर्य की प्रभाव पूर्ति दिखाई पड़ती है। राम के समुद्र में धूल पुल बांधने और रावण जैसे प्रचंड शत्रु को मार गिराने से हम केवल एक प्रेमी के प्रियतन के रूप में नहीं देखते, वर्ण धर्मानुसार पृथ्वी पर भार उतारने का प्रियतन के रूप में भी देखते हैं। जायसी ने यद्यपि इसकी दास्तान वाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को प्रदान रखा, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल कराया है। कवि यह भी कहता है कि चलते समय उसकी माता और रानी दोनों उसे रोकर के विदा करती है। जब कवि ने राजा के संयोग होने पर पद्मावती के रस रंग का वर्णन किया, वैसे सिंगल द्वीप से विदा होने वाते समय परिजनों और सखियों से अलग होने पर स्वाभाविक दुख का भी उन्होंने चित्रण किया है। कवि ने जगह जगह पद्मावती को जैसे चंद्र कमल आदि के रूप में देखा है, वैसे उसे प्रथम समागम से डरते, सपत्नी से झगड़ते और प्रिय के हित के अनुकूल लोक व्यवहार करते हुए भी दिखाया है। राघव चेतन के निकाले जाने पर रानी राजा और राज्य के अनिष्ट की आशंका से उस ब्राह्मण को अपना खास कंगन दान कर संतुष्ट करना चाहती है। प्रेम का लोक पक्ष कैसा सुंदर है। लोक व्यवहार के बीच भी अपनी आभा का प्रसारण करने वाले प्रेम ज्योति का महत्व कुछ कम नहीं है। जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन और अंगों के साथ उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं, जिसकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से रह गई। उसमें भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है, पर यह प्रेम गाथा ही है, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। ग्रंथ के पूर्वार्ध आधे से अधिक भाग में प्रेम मार्ग के निवारण में ही पूरा का पूरा वृतांत भरा है। उत्तरार्ध में जीवन के और अंगों का सन्निवेश मिलता है, पर वे पूर्णतया स्फुटित नहीं हुए हैं। दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य की वृत्तियाँ, जिनका कुछ विस्तार के साथ समावेश है, यात्रा है, युद्ध है, सहपत्नी कलह है, मातृ स्नेह है, स्वामी भक्ति है, वीरता है, छल है, सतीत्व है आदि का भी पद्मावत में जायसी ने वर्णन किया। तोते के मुख से पद्मावती का रूप वर्णन सुनने पर राजा रतन सेन का जो पूर्व राग हुआ, उस पर थोड़ा सा विचार करना जरूरी है। देखने से उस प्रकार का ज्ञान जान पड़ता है कि जिस प्रकार हंस के मुख से दमयंती का रूप
वर्णन सुनकर के नल को प्रेम हो गया था, पर ध्यान से विचार करने पर इन दोनों में एक अंतर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण एक की तीव्रता उनकी अयुक्त दिखाई देगी, उतनी दूसरे में नहीं दिखाई देगी। पूर्व राग में वीर श्रृंगार के बहुत सी दशाओं की योजना श्रीहर्ष ने भी स्वीकार की है और जायसी ने भी। पूर्व राग पूर्ण रति नहीं है, अतः उसमें केवल अभिलाष स्वाभाविक जान पड़ता है, शरीर का सूकर कांटा होना, मूर्छा उन्माद नहीं। तोते के मुख से पहले पहले जब पद्मावती का वर्णन सुनते राजा रतन सेन मूर्छित हो जाते हैं और पूर्ण योगी बन जाते हैं, ये अस्वाभाविक सा जान पड़ता है। पर हंस के मुख से रूप गुण आदि की प्रशंसा सुन करके वीर की दारुण दशा दिखाई दी गई है। वह इसलिए अधिक नहीं खटकती क्योंकि नल और दमयंती दोनों बहुत दिनों पहले से ही एक दूसरे के रूप रंग की प्रशंसा सुनते हुए आए हैं, जिससे उनका पूर्व राग मजिष्ठा राग की अवस्था तक पहुंच गया है। इसलिए वो अस्वाभाविक सा नहीं जान पड़ता। जब तक पूर्व राग आगे चलकर पूर्ण रति या प्रेम के रूप में परिणित नहीं हो जाता, तब तक उसे हम चित्त की कोई उदात और गंभीर वृत्ति के रूप में नहीं देख सकते। हमारी समझ में तो दूसरे के द्वारा, चाहे वह चिड़िया हो या आदमी, किसी पुरुष या स्त्री के रूप गुण आदि को सुनकर के उसको प्राप्त करने की इच्छा करने वाला भाव लोभ मात्र कहला सकता है, परिपुष्ट प्रेम तो हो नहीं सकता। लोभ और प्रेम के लक्ष्य में सामान्य और विशेष रूप से अंतर समझा जा सकता है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर के दौड़ पड़े तो वो लोभ है। विशेष वस्तु, चाहे वह दूसरों के निकट अच्छी हो या बुरी, देख उसमें इस प्रकार से रम जाना कि उसे किसी दूसरी बढ़कर अच्छी वस्तुओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाए, तो वह प्रेम है। व्यवहार में हम प्राय देखते हैं कि वो विशेष वस्तु के प्रति जो लोभ होता है वह लोभ नहीं कहलाता। जैसे यदि कोई मनुष्य पकवान या मिठाई का नाम सुनते ही चंचल हो जाए तो लोग इससे कहेंगे कि बड़ा लालची है, खाने के लिए बड़ा उतावड़ा हो गया। पर यदि कोई गुलाब जामुन नाम आने पर उसकी चाह करे तो लोग यही कहेंगे कि ये गुलाब जामुन इसे बहुत अच्छा लगता है या ये उसका शौकीन है। तत्काल सुने हुए रूप वर्णन से उत्पन्न पूर्व राग और प्रेम में भी इस प्रकार का अंतर को समझा जा सकता है। पूर्व राग रूप गुण प्रदान होने के कारण से सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम व्यक्ति प्रदान होने के कारण से विषय उन्मुख होता है। इस प्रकार ये बात को समझा जा सकता है। जब कोई वस्तु बढ़िया है तो उसे हम सुनकर के उसके प्रति लोभ हो जाता है। वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, इतना ही सुनते ही उसकी चाह उत्पन्न हो जाती है, तो साधारण लोभ से भिन्न नहीं की जा सकती। प्रेम भी लोभ पर होता है, लेकिन विशेषण उन्मुख कह सकते हैं। वह मन और मन के बीच का लोभ है, हृदय और हृदय के बीच का संबंध है। उसके एक पक्ष का हृदय है तो दूसरा पक्ष उसका मन भी है। अतः सच्चा सजीव प्रेम पात्र के हृदय में स्पर्श करने वाला प्रियतन पहले करता है और शरीर पर अधिकार करने की बात पीछे से करता है। सुंदर स्त्री कोई बहुमूल्य पत्थर तो है नहीं जो जिसके बारे में अच्छा सुना तो लेने के लिए दौड़ पड़े। इस प्रकार का दौड़ना रूप लोभ ही कहलाएगा, प्रेम नहीं कहला सकता। बिना परिचय प्रेम नहीं हो सकता। वह परिचय पूर्णतः साक्षात्कार से होता है, पर बहुत दिनों तक किसी के रूप गुण कर्म आदि का ब्यौरा सुनते सुनते ध्यान में मन एक जगह हो जाता है और किसी के रूप गुण की प्रशंसा सुनते सुनते एक बार की प्रेम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता। प्रेम दूसरे की आंखों से नहीं होता, अपनी आंखों से होता है। अतः राजा रतन सेन तोते के मुख से पद्मावती का अलौकिक रूप वर्णन सुन जिस भाव की प्रेरणा से निकल पड़ता है वह पहले रूप लोभ भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से देखने पर कवि को उसके प्रियतम के तप का स्वरूप देता हुआ आत्मत्याग और वीर विकलता का वर्णन मिलता है। वह एक नकल सा मालूम होता है। प्रेम लक्षण उसी समय दिखाई पड़ता है जब वह शिव मंदिर में पद्मावती की झलक देख बेसुध हो जाता है। इस प्रेम की पूर्णता उस समय स्फुटित होती है जब पार्वती अप्सरा के रूप में रूप धारण करके उनके सामने आती है और वो उसके रूप की तरफ उनका ध्यान नहीं देता, भले ही रंग अच्छेरी तो राता मोई दूसरे वो भावन भाता। उक्त कथन में रूप लोक की व्यंजना नहीं, प्रेम की व्यंजना होती है। प्रेम दूसरा रूप नहीं चाहता, चाहे वह प्रेम पात्र के रूप में कितना ही बढ़कर के हो। लैला कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू उस पर मरता था।
यही विशिष्टता और एकनिष्ठता प्रेम है। इस पर विशिष्टता के लिए निर्दिष्ट भावना चाहे एक तोते के वर्णन मात्र से नहीं प्राप्त की जा सकती। भावना के प्रति निर्दिष्ट करने के लिए मन अभिज्ञ कवि पूर्व राग के बीच में चित्र दर्शन की योजना करते हैं। इस पर रूप भावना पूर्ण रूप से निर्दिष्ट साक्षात्कार द्वारा होती है। शिव मंदिर में पद्मावती की एक झलक जब राजा रतन सेन ने देखी तब उसकी भावना निर्दिष्ट हुई। मंदिर में उस साक्षात्कार से पूर्व राजा की भावना निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। मान लीजिए कि सिंगलदूब के तट पर उतरते ही वह अप्सरा कहती है कि मैं पद्मावती हूँ, तो तोता भी सकारता स्वीकार करता तो रतन सेन उसे स्वीकार कर लेता। ऐसी अवस्था में उसके प्रेम का लक्ष्य निर्दिष्ट कैसे कहा जा सकता। अतः रूप वर्णन सुनते ही रतन सेन का प्रेम के लिए प्रबल और अदम्य स्वरूप दिखाया गया है, वह प्राकृतिक व्यवहार की दृष्टि से उपयुक्त नहीं जान पड़ता। राजा रतन सेन तोते के मुख से पद्मावती का रूप वर्णन सुनो उसके लिए जोगी बन करके निकल पड़ता है, और अलाउद्दीन के राघव चेतन के मुख से वैसा ही वर्णन सुन करके उसके लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। क्यों एक प्रेमी के रूप में दिखाई देता है, दूसरा रूपलोभी लंपट के रूप में। अलाउद्दीन के पक्ष में दो बातें ठहरती है, एक तो पद्मावती दूसरे विवाहिता स्त्री है, उसके प्रति वो उसका लंपटपना कहा जाएगा, और अलाउद्दीन का उग्र प्रयत्न उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, दोनों के औचित्य अनुचित्य अलाउद्दीन की चाह का प्रेम का स्वरूप प्राप्त नहीं करने देते। यदि इस अनुचित्य पर विचार छोड़ दे तो रूप वर्णन सुनते ही तत्काल दोनों के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। रतन सेन ने पूर्व राग के वर्णन में अस्वाभाविकता आई है। इसका कारण यह है कि लौकिक प्रेम और ईश्वर प्रेम दोनों एक स्थान पर व्यंजित करने का प्रयत्न किया गया है। शिष्य जिस प्रकार गुरु से प्रोक्ष ईश्वर के स्वरूप का कुछ आभास पा करके प्रेम मग्न होता है, उसी प्रकार रतन सेन तोते के मुख से पद्मिनी का रूप वर्णन सुन बेसुध हो जाता है। ऐसी अलौकिकता पद्मिनी के पक्ष में कवि ने दिखाई है। राजा रतन सेन सिंगलदीप पहुँचते ही कवि पद्मावती की बेचैनी का वर्णन किया है। पद्मावती अभी तक रतन सेन के आने की उसे खबर नहीं है, अतः व्याकुलता केवल व्याकुलता ही कही जा सकती है, वियोग नहीं कहा जा सकता। भाई व अभ्यंतर संयोग के पीछे वियोग दशा संभव है। यद्यपि आचार्यों ने वियोग दशा को काम दशा कहा है, पर दोनों में अंतर है। समागम के सामान्य अभाव का दुख काम वेदना है, और विशेष व्यक्ति के समागम का अभाव दुख वियोग है। झांसी के वर्णन में दोनों का मिश्रण है। रतन सेन का नाम सुनने से पहले योग की व्याकुलता कैसी हुई, इसका समाधान कवि के पास कुछ है, और रतन सेन के योग का लक्षण का प्रभाव। पद्मावती तेरी लोग संजोगा परी प्रेम बस गहे वियोगा। साधनात्मक रहस्यवाद के योग जिस प्रकार अज्ञात ईश्वर के प्रति होता है, उसी प्रकार सूफियों का प्रेम योग अज्ञात के प्रति होता है। अतः परोक्षवाद और योग के चमत्कार के ध्यान हो जाने पर वर्णन के अनुचित्य के बिना नहीं रह सकते। जब कोई व्यक्ति निर्दिष्ट हो नहीं तब तक वहाँ प्रेम या उस प्रेम का कैसा वियोग की वर्णन किया जा सकता है। उस काम दशा में पद्मावती का भाव समझा रही है कि हीरामंस हुआ आकर रतन सेन के रूप गुण का वर्णन करता, और पद्मावती उसकी प्रेम व्यथा और तप को सुनकर पूर्व अनुराग युक्त हो जाती। पूर्व राग का आरंभ पद्मावती का यहीं से समझना चाहिए, अतः उसके पहले योग की दुहाई देकर के उसके योग का नाम लेना ठीक नहीं जान पड़ता। विवाह के पीछे यदि हम विचार करें तो पद्मावती के प्रेम के दो अवसर पर विशेष रूप से उभर करके हमारे सामने आते हैं। एक तो उस समय जब राजा रतन सेन के दिल्ली में बंदी बनाए जाने का समाचार मिलता है, और फिर वह उस समय जब राजा युद्ध में मारा जाता है। ये दोनों ही अवसर विपत्ति के हैं। साधारण दृष्टि से एक में आशा के लिए स्थान और दूसरे में नहीं, पर सच्चे पहुँचे हुए प्रेमी के समान प्रथम स्थिति में पद्मावती संसार की ओर दृष्टि रखती हुई बहुत दुखी हो जाती है, और दूसरी स्थिति में लोक की ओर से दृष्टि फेरे हुए पूर्ण आत्ममय और प्रशांत। राजा के बंदी होने के समाचार पाने पर रानी बहुत ज़्यादा दुखी होकर के हृदय में उद्योग और साहस का उदय होता है। वह गोरा और बादल के पास दौड़ी चली जाती है और रो रो करके अपने पति के उद्धार की प्रार्थना करती है। राजा रतन सेन के मरने पर रोना धोना नहीं सुनाई देता। नागमती और पद्मावती दोनों श्रृंगार करके प्रिय के उस लोक में मिलने के लिए तैयार हो जाती है।
ये दृश्य हिंदू स्त्री के जीवन दीपक के अत्यंत उज्जवल और दिव्य प्रभा है, जिसके निर्वाण के पूर्व दिखाई देती है। झांसी ने इस प्रसंग को बड़ी कुशलता से उठाया। राजा के बंदी हो जाने पर जिस प्रकार कवि ने पद्मावती के प्रेम प्रसूत साहस का दृश्य दिखाया, उसी प्रकार सतीत्व की दृढ़ता भी दिखाई है। यह भी कहना है कि कवि ने जो कसौटी तैयार की है वह इतने बड़े प्रेम के लिए उपयुक्त नहीं है। कुंभलनेर का राजा देवपाल रूप, गुण, ऐश्वर्य और पराक्रम प्रतिष्ठा में किसी प्रकार से रतन सेन की बराबरी का न था। अतः उसका दूती भेजकर पद्मावती को भड़काने का प्रयत्न गढ़ा हुआ खंबा ढकेलने के बाल प्रयत्न सा लगता है। ये घटना सन्निवेश में पद्मावती के सतीत्व की उज्ज्वल कांति और अधिक ओप चढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। यदि वह दूती दिल्ली के बादशाह की होती और वह दिल्लीश्वर की सारी शक्ति और विभूति का लोभ दिखाती, तो अलबत्ता ये घटना किसी हद तक इतने बड़े प्रेम की परीक्षा का पद प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि देवल देनी और कमला देवी की विपरीत आचरण का दृष्टांत इतिहास विज्ञ जानती है। पद्मावती के नवस्फुटित प्रेम के साथ साथ नागमती का गृहस्थ जीवन का भी झांसी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नागमती पतिप्रायण हिंदू पत्नी के मधुर रूप में हमारे सामने आती है। उसे अपने पहले उस रूप गर्विता और प्रेम गर्विता के रूप में देखते हैं, लेकिन बाद में ये दाम्पत्य सुख के द्योतक है। राजा के निकल जाने पर फिर पोषित पति का उस निर्मल स्वरूप में देखते हैं, जो भारतीय काव्य के संगीत में प्रधान अधिकार रहा है। इसे देखकर अत्यंत दुख होता है कि प्रेम की वह पुनित भारतीय स्वरूप विदेशी प्रभाव से, विशेषतः उर्दू शायरी के चलते गीतों से हटता जा रहा है। झांसी का भाव कर देने स्वकिया के पुनित प्रेम के सौंदर्य को पहचाना और नागमती का वियोग हिंदी साहित्य की आज अमूल्य निधि के रूप में देखा जाता है। पुरुषों के बहुविवाह की प्रथा से उत्पन्न प्रेम मार्ग का व्यवहारिक जटिलता के जिस दार्शनिक ढंग को कवि ने सुलझाया है, वह ध्यान देने योग्य है। नागमती और पद्मावती के झगड़े सुनकर के राजा रतन सेन दोनों को समझाता है। धूप छां दूनी एक रंगा, दोनों मिले रही एक संगा। कवि के अनुसार जिस प्रकार करोड़ों मनुष्य उपास्य एक ईश्वर हो सकता है, उसी प्रकार कई स्त्रियों का उपास्य एक पुरुष भी हो सकता है। पुरुष को ये विशेषण उसकी सबलता और उच्च स्थिति की भावना के कारण है, जो बहुत प्राचीन काल से बद्धमूल है। इस भावना के अनुसार पुरुष स्त्री के प्रेम का अधिकारी नहीं, बल्कि पूज्य भाव का भी अधिकारी है। ऊपर के चौपाइयों में पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम संबंधों की बात सुनकर सेवे भाव का जो दौर दिया है, इस प्रकार की युक्तियों से पुरानी रीतियों का समर्थन प्राय किया जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों की कई स्त्रियों के विवाह की रीतियों में उसने दोनों को मेल करा दिया है। अतः एक प्रेम कथा के भीतरी झांसी ने उसका सन्निवेश करके बड़े कौशल से उसके द्वारा मत संबंधी विवाद शांति से सुलझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।